बस आपस में भारत पाकिस्तान मत करो तुम अब धुरंधर की तरह। क्या है रहमान डकैत? ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी ठीक है। बस कीप क्वाइट। आज से हम क्या करेंगे, अपनी पॉलिटी की क्लास का, नहीं वो तो हो चुका है शुभारंभ, तो सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ देखिए, पिछली 3-4 क्लासों के अंदर हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट। ठीक है, कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से एक्ट पास हुए थे जिन्होंने इंडिया के अंदर जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं उसको डेवलप करने का काम किया। ठीक है, आज से अपनी क्लास का सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट इट? ठीक है। हाँ, तो आज की अपनी क्लास का टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन ठीक है, भारत के संविधान का निर्माण। देखिए आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक बड़ी अच्छी और काम की बात आपको बताती हूँ। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना आप लोग। ये तो अपने हो गया टॉपिक का नाम। देखिए बच्चों, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक को ऑल ओवर इंडिया के अंदर बच्चे पढ़ते हैं। जो भी बच्चा किसी भी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो इस टॉपिक को पढ़ता है। ठीक है, बट बच्चों इस टॉपिक को पढ़ने के 3 अलग अलग तरीके। ठीक है, वो क्या तरीके हैं वो सुन लो। देखिए, ये है हमारा लेवल 1 और ये है लेवल 2 और ये है लेवल 3। समझ गए? टॉपिक अपना सेम है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत के संविधान का निर्माण। समझ गए? देखिए, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम की, जैसे आपका एसएससी हो गया, ठीक है, इसके अंदर सारे वनडे एग्जाम आ जाएंगे, पी का, सी का, ठीक है, पुलिस के एग्जाम हो गए, एसएससी के एग्जाम हो गए, या एचएसएससी के एग्जाम हो गए, या फिर ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट बोर्ड है, उनके अंदर जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनको हम बोलते हैं लेवल 1। समझ गए? इसके अंदर सेम इसी टॉपिक से, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं, 1 लाइनर, ऊपर ऊपर से फैक्चुअल डेटा, इसी टॉपिक का फैक्चुअल डेटा ज्यादा पूछा जाता है वनडे एग्जाम के अंदर। समझ गए? फिर दूसरा है लेवल 2, वो है टीचिंग एग्जाम ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ठीक है, इसके अंदर पूछते हैं कंसेप्चुअल डेटा प्लस फैक्ट, यानी कि फैक्ट और प्लस उसके साथ साथ कंसेप्ट। ठीक है, तीसरा लेवल है हमारा यूपीएससी, एचपीएससी, या कोई भी आपका जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है, उसमें पूछते हैं डीपर स्टडी। ठीक है, फैक्ट प्लस डीप कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो टॉपिक एक ही है, उसका नाम है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का निर्माण, लेकिन उसको 3 अलग अलग तरीकों से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो आप मुझे अब ये बताओ कि आपका लेवल इसमें से कौन सा है। मैं तीनों लेवल के अंदर कंफर्टेबल हूं, जिसमें आप कहोगे आपको उसी लेवल का पढ़ाया जाएगा। इसी टॉपिक को हम जो क्या एचसीएस की क्लास में भी तैयार करते हैं,
ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले को। और इसी टॉपिक को मैं आपको डी ग्रुप के लिए पढ़ा सकती हूँ, सी ग्रुप के लिए पढ़ा सकती हूँ। तो आप लोग बताइए, आपको कंसेप्चुअल प्लस फैक्ट की स्टडी करनी है या आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की स्टडी करनी है? अब आप लोग मेरे को 1 मिनट सोच के बता दीजिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, हाँ, आपका क्या लेवल है? हाँ जी, बताइए। मतलब आपको अपने आप को पहचानने में भी दिक्कत हो रही? ठीक है, आप कुछ तीसरे वाले भी हैं, फटाफट आप बताइए बाकी बच्चे। ठीक है, खैर छोड़िए ना, आप लोगों को टाइम लगेगा अपने आप को जानने में, है ना अभी। तो देखिए, पहला तो मैंने आपको टॉपिक के बारे में बता दिया। दूसरा, अब जो हमारे टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। और इसको पढ़ने से पहले दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें से एक बात मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि व्हाट टू स्टडी, बता दी ना। अब दूसरी बात है हाउ टू स्टडी, कैसे हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, हाउ टू स्टडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो अगर मैं कोई टॉपिक सिर्फ बोलती हूँ और मैं राइट डाउन करना भूल गई, तो ये आप लोगों की ड्यूटी है, आप उस फैक्ट को भी नोट करो। गोट इट? ठीक है। अच्छा, इसमें हम देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, अगर मैं आपको अमेरिका के संविधान की बात बताऊं, तो अमेरिका का संविधान सिर्फ आप 30 मिनट के अंदर सम अप कर सकते हो। आधे घंटे के अंदर पूरे के पूरे अमेरिका के संविधान को पढ़ा जा सकता है, समझ गए। और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, उनमें से सबसे जो बड़ा संविधान है आकार में, संख्या में, अनुच्छेदों में, वो भारत का संविधान है। ठीक है, तो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने के लिए मल्टीपल चीजें, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट हैं। तो आप लोग क्या कवर करोगे? सबसे पहला, पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, भरमार है, लेकिन हमको एक अप्रोच जो हमेशा ध्यान में लेके चलनी है, वो है एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट। समझ गए? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे ऐसे फैक्ट हैं जो आज तक आपने सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, बट हमको एक चीज पे फोकस रखना है कि हमारा ध्यान सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड डेटा के ऊपर ही हो। ठीक है, हम फैक्ट की भरमार को छोड़ के, रट्टू तोता छोड़ के क्या बने, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी की तरफ आगे जाएं। समझ गए? पहली ये हमारी होगी अप्रोच। दूसरी, अभी मैं आपको क्लास में एक ड्राफ्ट लिखवा रही हूँ, ठीक है, एक खाका बनवा रही हूँ कि हम आने वाली फर्दर क्लासों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ड्राफ्ट बनाइए अभी आप लोग नोटबुक के ऊपर। सबसे पहला हमको क्या पढ़ना है, देखिए, संविधान सभा, आप सब जानते हो 1946 के अंदर, 1946 के अंदर संविधान सभा के लिए चुनाव हुए हैं और फिर संविधान सभा की स्थापना हुई है। बट संविधान सभा की स्थापना होने से पहले बहुत सारी घटनाएं घट चुकी। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ने हैं, वो सारे कमीशन या वो सारे आयोग जो अंग्रेजों ने भारत के अंदर भेजे टाइम टू टाइम, ठीक है, संविधान सभा की स्थापना से जुड़े हुए। समझ गए? ठीक है, भारत का विभाजन कैसे हुआ, लिखो ये सारी बात। ठीक है, सारे प्लान जिसको हम बोलेंगे, आप माउंटबेटन प्लान कह लो, आप कैबिनेट योजना कह लो, आप वेवल योजना कह लो, ये सारी योजनाएं और प्लान हमको पढ़ने हैं। नंबर एक बात, ठीक है, इसको मैं ए मार्क कर दूं, सारे प्लान समितियां कह लो आप। दूसरा, चुनाव, संविधान सभा के लिए चुनाव कैसे हुए, कितने सदस्य थे, कौन कहां से था। ठीक है, विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, आप सब जानते हो। एक्चुअल में विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। पुनर्गठन के बाद कितनी संख्या बच गई सदस्यों की, कौन कहां से था, फेमस फेमस बंदे किस सीट से चुनाव लड़के संविधान सभा के अंदर आए थे। जैसे इसमें बाबा साहब का एक आता है नाम कि
विभाजन से पहले वो पश्चिम बंगाल से चुन के आए थे, ठीक है। बट वो जो पश्चिम बंगाल की उनकी सीट थी आफ्टर, हाँ हाँ, विभाजन के बाद वो चलेगी बांग्लादेश के अंदर। नहीं, बांग्लादेश नहीं कहेंगे उसको हम कहेंगे पूर्वी पाकिस्तान। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो पुनर्गठन के बाद जो आपका मुंबई है उस सीट से वो चुन के आए। तो ऐसे अपने को ध्यान रखना है, ये फैक्ट हम करेंगे। उसके बाद दूसरा हम क्या करेंगे, संविधान सभा के अंदर कितनी समितियां थी, ठीक है, और उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, किस समिति को हमने क्या काम दिया, ठीक है। जैसे आप सब जानते हो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है जो बच्चे पढ़ते हैं। बताइए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन था, बताइए प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य थे, पढ़ते हो ना आप। लेकिन प्राक्कलन समिति ही इकलौती समिति नहीं थी, इसके अलावा 11 या लगभग 13 समितियां थी जो उस टाइम पैरेलली अपना अपना काम कर रही थी, वो समितियां हम पढ़ेंगे। अच्छा, विभाजन हम थोड़ा सा देखेंगे कि विभाजन कैसे हुआ, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम आएंगे अपने मेजर पार्ट के ऊपर जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। अब भारत के संविधान में हम क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजर आर्टिकल। मेजर आर्टिकल्स, ठीक है। सारे अनुच्छेद अपने को नहीं पढ़ने हैं, इररिलेवेंट है आपके लिए, हमको सिर्फ वही चीज पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जाती है इस टॉपिक से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अनुसूचियां हम देख लेंगे, संशोधन हम देख लेंगे। इंडिया के अंदर कुछ बहुत फेमस या आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, संवैधानिक संशोधन हुए हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ पे संविधान के अंदर भाग हैं, विषय हैं, सूचियां हैं, ठीक है, सब ये सारा हम कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इतना हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक से पढ़ेंगे आने वाली क्लासों के अंदर। ये हमारी क्लास का एक ड्राफ्ट है। अब आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे वो भी नोट कर लो। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे, आज की क्लास में हम देखेंगे कि भारत के संविधान की संविधान जो सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसकी स्थापना से पहले क्या हो रहा है, एज ए स्टोरी ये पूरी क्लास चलेगी। आपको माइंड पे बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, अपनी क्लास चलेगी एज ए स्टोरी टेलिंग मेथड, ठीक है। पहली क्लास आज की, हमारी 2 क्लास है ना आज, तो फर्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एक किस्म से कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी, ठीक है। ओके, तो ये था माइंड मैप जो मैंने आपके माइंड में आई होप कि सेट हो गया होगा, इसको आप नोट करो। फिर चलते हैं हम अपने आज की क्लास के तो क्या है वो मेजर पॉइंट्स के ऊपर, ओके, इसको नोट करिए आप। हो गया, आगे चले। देखिए, संविधान सभा की स्थापना तो होती है 1946 में, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कुछ शुरुआती आंकड़ों को पढ़ेंगे, फैक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ फैक्ट देखेंगे कि भारत के अंदर एक संविधान सभा की स्थापना हो, ये बात सबसे पहले किसने कही थी। और आप सब जानते हो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो एक नाम आता है बीजे तिलक, वेरी गुड, इनको लोकमान्य भी कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले ये मांग उठाई थी कि भारतीयों का जो संविधान है वो खुद भारतीयों के द्वारा क्या हो, निर्मित, ठीक है। 1800
1895 की शायद ये बात है, शायद, क्या कंफर्म ये है? ठीक है, हाँ सबसे, हाँ सब पढ़ेंगे बारी बारी हम सारे फैक्ट। 1895 के अंदर सबसे पहले बीजे तिलक जी ने ये कहा था कि भारत के लोगों के द्वारा ही भारत के संविधान का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? हाँ जी। उसके बाद एक यहां से आवाज आई है स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी 1923। स्वराज पार्टी के बारे में हम कल की क्लास में बात कर चुके हैं। तो स्वराज पार्टी ने मांग उठाई थी कि भारत के संविधान का निर्माण हो, भारतीयों के द्वारा ही हो। ठीक है, उसके साथ एक अपने को गांधी जी का भी वर्णन मिलता है कि गांधी जी ने भी कहा था कि संविधान जो निर्माण है वो भारत के अंदर होना चाहिए और भारत के लोगों द्वारा होना चाहिए। ठीक है, समझ गई? हाँ, इसके साथ गांधी जी ने शायद 1922 में, ठीक है, हाँ 1922 में इन्होंने कहा था कि भारतीय जो लोग हैं उनके लिए एक संविधान होना चाहिए। अभी तक किसी ने ऑफिशियल डिमांड नहीं की है, ये भी याद रखो, औपचारिक मांग किसी ने नहीं की है। समझ गए आप? हाँ, उसके बाद हमारे पास सबसे पहले आते हैं 1934 के अंदर M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम है। और बच्चों M.N. रॉय, जब हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर थिंकर्स तो पढ़ते हैं तो M.N. रॉय को भारत में सबसे जो क्या है वो बड़ा वामपंथी विचारक होने का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय इंडिया के बड़े ही फेमस कम्युनिस्ट लीडर रहे। तो उन्हीं मानवेंद्र नाथ रॉय ने सबसे पहले औपचारिक रूप से मांग उठाई थी और ये कहा था कि भारत के लोगों के पास भारतीयों के द्वारा बनाया हुआ एक खुद का संविधान होना चाहिए। ठीक है, 1934 के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं 1938 के अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1938 के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, पहली बार सार्वजनिक रूप से इस 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से मांग उठाई थी कि भारतीयों के द्वारा उनके लिए एक संविधान का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, 1938 के अंदर सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव पास कर दिया था। इससे पहले 1936 में भी एक बार कांग्रेस ने इस मांग को उठाया था। ठीक है, और 1938 के अंदर कुछ और भी स्पेशल है। क्या स्पेशल है बताओ? कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे हैं और उनके अंदर आपके सुभाष चंद्र बोस, हाँ त्रिपुरी अधिवेशन जिसको बोलते हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और अगले साल फिर क्या होता है, गांधी जी और बोस के बीच में क्या होता है, हाँ मतभेद हो जाते हैं और फिर वो अलग हो जाते हैं और फिर वो अपने एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते। ये एक साथ में जुड़ा हुआ प्लस पॉइंट था। ठीक है, तो ये हमने बात की है कि अब तक संविधान सभा की मांग किन किन लोगों ने की है और ये फैक्चुअल डेटा है, आपको नोट करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो दोबारा रिपीट करते हैं, मेरे हिसाब से कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे पहले हमने पढ़ा बीजे तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को, जिन्होंने 1895 में मांग उठाई कि भारत के लोगों के पास एक संविधान होना चाहिए। उसके बाद फिर हम चले गए 1922 गांधी जी के ऊपर, उन्होंने भी मांग उठाई। फिर हम चले गए आपकी चहेती स्वराज पार्टी के ऊपर 1923 के अंदर। ठीक है, फिर हमने बात की 1936 में भी कांग्रेस ने बात की है कि हमारे पास एक संविधान होना चाहिए हमारे द्वारा ही बनाया हुआ। फिर बहुत बड़े स्तर पर 1938 में कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव पारित कर दिया कि भारतीयों के पास एक संविधान होना चाहिए, हमारे पास हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस के बेस पे हम खुद लोग जो क्या है उसको बनाएं, डेवलप करें। ठीक है, ये थी सिर्फ मांगे संविधान सभा के लिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे सारे अंग्रेजों द्वारा भेजे गए इंडिया के अंदर प्लान्स। ठीक है, इतना आपने लिख लिया, आगे चलूं? ठीक है, देखिए
सबसे पहले हम बात करते हैं 1940 अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, आप सब जानते हो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर है। हाँ जी, इंडिया पूरे जो क्या है वो वर्ल्ड के अंदर, यूरोप में स्पेशली द्वितीय विश्व युद्ध जो क्या है वो शुरू हो चुका है। और चूंकि अंग्रेजों ने भारत को अपनी तरफ से युद्ध लड़ने की घोषणा पहले ही कर दी है, अपने यहाँ पर जितने भी मंत्रिमंडल थी, विधान परिषदें थी कांग्रेस की, उन्होंने त्याग पत्र दे दिए। और उसके बाद अपने यहाँ क्या हो गया, सरकार कोई भी नहीं है। अंग्रेजों ने पहली बार इतने लंबे स्ट्रगल के दौरान, संघर्ष के दौरान पहली बार अगस्त प्रस्ताव में ये माना कि हम जो क्या है वो भारतीयों के संविधान निर्माण की इच्छा को स्वीकार करते हैं और युद्ध के बाद भारतीय अपने लिए खुद अपना संविधान बना सकते हैं। तो संविधान निर्माण की मांग को पहली बार वेरी फर्स्ट टाइम माना गया एक प्रस्ताव के तहत, उसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, ये पहला क्या था, ऐसा वाक्य था कि हमारे संविधान निर्माण की लंबे समय से आ रही मांग को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन आप सब जानते हो अंग्रेज बहुत शाणे थे, उनको पता था कि हमको इंडिया का सपोर्ट चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीतने के लिए। और ये फैक्ट भी है, अगर इंडिया जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अगर सपोर्ट नहीं करता ब्रिटेन को, तो शायद ब्रिटेन युद्ध जीत भी ना पाती। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या थी, स्ट्रेंथ, पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं, लाखों हमारे जवान चले गए अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ने। ठीक है, हाँ, तो पहला था अगस्त प्रस्ताव। लेकिन मैं आपको बता दूं कामयाब कौन सा होगा जाके, कैबिनेट मिशन। प्रस्ताव आएंगे बट कामयाब कौन सा होगा, कैबिनेट मिशन। ठीक है, हाँ, मतलब निशाने पे जो लगेगा वो कैबिनेट मिशन लगेगा बिल्कुल। बाकी सारे क्या होंगे, ट्रायल तो होंगे, लेकिन ये अनसक्सेसफुल ट्रायल होंगे अंग्रेजों के। ठीक है, हाँ जी। तो दूसरा प्लान हम बात करते हैं वो है बच्चों क्रिप्स मिशन। वेरी गुड, क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, 3 मेंबर इनके अंदर होते हैं। सन स्टैटफोर्ड क्रिप्स जो है वो कौन होता है, इसका अध्यक्ष। इसके अलावा आपका एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस, ये टोटल 3 बंदे होते हैं जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में एक मिशन भेजा जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्स मिशन। ये इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, और इंडिया के अंदर ही आता है, लेकिन गांधी जी ने इसको क्रिटिसाइज किया और इसको ये कहते हुए खारिज कर दिया कि क्रिप्स मिशन तो क्या है, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा बैंक जो दिवालिया होने वाला हो कल परसों और उसका चेक हम एक्सेप्ट कर ले तो क्या है, उस चेक की कोई वैल्यू नहीं है ना, जीरो है। जब बैंक की दिवालिया हो जाएगा तो जब बैंक हमको चेक देगा उसका हम क्या करेंगे। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी साम्राज्य के तो चलते के पैर हैं। ठीक है, अब जो क्या है वो ब्रिटेन बहुत बड़ी औपनिवेशिक ताकत किसी टाइम पे रही है, वो जो क्या है युद्ध के अंदर खुद ही फंसी हुई है, हारने वाले हैं ये लोग। तो ऐसी हालत में हमको इनकी कोई मांग स्वीकार नहीं। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन भारत में आया 1942 के अंदर। नोट करते रहो साथ साथ, वरना क्लास निकल जाएगी और डेटा आपके ऊपर से जाएगा बाईपास। ठीक है, हाँ, ओके। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे मिशन के ऊपर। अब बताइए तीसरा मिशन कौन सा है, नहीं तो एक चीज आप मिस कर रहे हो बीच में, नहीं तो वो तो आंदोलन है, मैं प्लान्स की बात कर रही हूँ। एक अपने यहाँ आती है वेवेल योजना। लॉर्ड वेवेल ये भारत के वाइसराय थे उस टाइम, अब याद आया। पढ़ाई नहीं है निकम्मो, तुमको कहां से याद आएगा। ठीक है, लॉर्ड वेवेल योजना ये आती है हमारी 1945 के अंदर। ठीक है, लॉर्ड वेवेल कौन होते हैं, उस टाइम पे भारत के वाइसराय होते हैं और वो भारतीयों को मनाने का प्रयास करते हैं कि देखिए जी युद्ध के बाद आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वेवेल योजना भी सफल नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है ना, एट द एंड ऑफ द स्टोरी अपने पास आता है कैबिनेट मिशन। वेरी गुड, इसको तो तुमने रट लिया होगा बिल्कुल। कैबिनेट योजना या कैबिनेट मिशन जो भी आपको हो 1946 के अंदर। ठीक है,
अब इस कैबिनेट मिशन के अंदर क्या होता है, कैबिनेट मिशन की संस्तुति के ऊपर या कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के ऊपर भारत के अंदर फाइनली एक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसने हमारे लिए संविधान हमारा बना के दिया, उसका गठन होता है। ठीक है, हाँ, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, ये 4 मिशन थे जो भारत के अंदर, ठीक है, टाइम टू टाइम आए। 40 से लेके और 46 तक का मैंने आपको टाइम बता दिया है। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि अपने यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे क्या क्या चल रहा है, घरेलू परिस्थितियां अपनी क्या क्या है, उस टाइम इंडिया में क्या हो रहा है पैरेलल। देखिए, सब जानते हो आप 1940 में क्या हुआ था, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन भी था एक, आप लोगों को याद हो तो? कब आया ये, कब आया ये? 1942। यहां पे गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है ना 1942 का, उसका कोई लीडर नहीं है। ठीक है, लीडर क्यों नहीं है? क्योंकि सारे जो लीडर्स थे उनको पकड़ पकड़ के अंग्रेजों ने जेलों में डाल दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर गांधी जी को जब लगा कि ये आखिरी मौका है, अब कर जाएंगे तो कर जाएंगे, ठीक है, तो उन्होंने फिर नारा दिया, डू एंड डाई, करो और मरो। ठीक है, यानी कि अब आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, हमको आजादी चाहिए जी। ठीक है, हाँ, तो 1942 के अंदर गांधी जी नारा देते हैं, डू एंड डाई, करो या मरो। हालांकि ये उनका ओरिजिनल स्लोगन नहीं है, किसी और से उन्होंने ये लिया था। इस स्लोगन को वो फेमस करने वाले हैं। ठीक है, किससे लिया था, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप मेरे को कल बताओगे। ठीक है, हाँ जी। तो इंडिया के अंदर अब क्या हो रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन है, और भारत छोड़ो आंदोलन एक मास मूवमेंट बन गया, जन आंदोलन जिसको बोलते हैं। जहां भी जिसको भी जैसा भी काम करने का मौका मिलता है, भारत की आज़ादी के लिए वो लोग काम करते हैं। यहीं पे क्या होता है, हमारे बहुत सारे लीडर हैं, जो हमारे जो फेमस जो फेसिस थे, नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए, या और हमारे जन नेता हो गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी एब्सेंस में, उनकी गैर हाजिरी के दौरान हमारे और बहुत सारे नेता भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, और अंडरग्राउंड होके भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसके अंदर काम कर रहे हैं। जैसे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन चलाना, ठीक है, हाँ, आपका उषा मेहता हो गए, आपके जेपी हो गए, जयप्रकाश नारायण, आपके राम मनोहर लोहिया हो गए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, जिन्होंने उस टाइम पे अंडरग्राउंड रह के काम किया भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, फिर आप सब जानते हो अब क्या हो रहा है हमारे यहाँ 1942 के अंदर ही धीरे 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 भारत के बंटवारे के जो आपके जो स्टेप हैं वो और ज्यादा तेजी से मुस्लिम लीग रख रही है। एक टाइम था 1906 के अंदर, जब आगा खां और सलीम उल्लाह खां, इन दोनों ने मिलके आपकी, हाँ, ढाका के अंदर मुस्लिम लीग बनाई थी। बेटा, शुरुआत के 20 सालों के दौरान तो ये मुस्लिम लीग स्ट्रगल ही करती रही, कोई नहीं पूछता था इनको। ठीक है, फिर धीरे 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 जैसे ही अंग्रेजों ने अपने यहाँ पे क्या किया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया, उसको देते चले गए, तो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में भी ये बात बैठती चली गई। ठीक है, समझ गया आप? तो मुस्लिम लीग अब धीरे धीरे जनता के अंदर पॉपुलर होती चली गई। एक टाइम ऐसा आया जब मुस्लिम लीग ने क्या किया, जो वो चाहती थी अलग पाकिस्तान, उसकी मांग को स्वीकार कर ही लिया गया। ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत। और ये माउंटबेटन योजना कब आती है? 3 जून 1947। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो एक आपका ऐसा माना जाता है कि 1940 के अंदर अलग देश है ना, या जो मुस्लिम जहां पे पॉपुलेशन थी या मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र थे, उनको अलग से काट के एक अलग एरिया बनाने की मांग जो है ना, पाकिस्तान की जो मांग है सबसे पहले वो 1940 में स्वीकार कर ली गई थी।
आप लोग जानते हो, लेकिन दो तीन नाम मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। हाँ, एक तो है हमारे चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, ठीक है। और एक है हमारे जिन्ना, हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। हाँ, और एक हमारे हैं मोहम्मद इकबाल, ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है ये पाकिस्तान की, ठीक है। हाँ, आप लोगों ने वो गीत पढ़ा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखो देखो, इंसान की थॉट प्रोसेस कैसे चेंज होती है, समझने की कोशिश करो। ये जो आपका मोहम्मद इकबाल हैं, किसी टाइम पे ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्त कवि हुआ करते थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत लिखने वाले सेम ही बंदे हैं। तो यही सेम आदमी कुछ टाइम के बाद बात करता है हमको तो अलग पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, माइंड की जो फिलोसफी है वो सडन चेंज हो रही है ना, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली और मोहम्मद अली जिन्ना, ये तीन जो पर्सन हैं पाकिस्तान के सूत्रधार हैं, पाकिस्तान की मांग के पीछे के, ठीक है। हाँ, तो आप इनको भी क्या करो, माइंड में नोट करो, नोटबुक में नहीं, ठीक है। ओके, समझ गए आप इसका डिफरेंस, समझ गए क्या, ठीक है, ओके। तो इसके बाद क्या होता है, 3 जून 1940, वेरी गुड, 1947 में माउंटबेटन योजना आती है। इस माउंटबेटन योजना के तहत फाइनली भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। दो स्टेट, पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही हो तो गंदा तो नहीं लिखा गया मेरे से, पाकिस्तान, ठीक है ही गंदा, नहीं ऐसी बात नहीं करते, ठीक है। क्या है कि उस टाइम पे डिसाइड किया गया कि भारत के अंदर जो भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, पश्चिम के और पूर्व के, उन दोनों को अलग से काट के क्या बना दिया जाए, एक नया देश जिसका नाम होगा पाकिस्तान। वैसे तो पाक का मतलब होता है पाक साफ, बहुत ही पवित्र जगह, ठीक है, नाम से, बट इनके लक्षण है नहीं वैसे, ठीक है। हाँ, तो ऐसे जो क्या है वो पाकिस्तान का निर्माण होता है, और भारत के ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया पश्चिम, और एक ये वाला एरिया पूर्व, ये दोनों एरिया क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं भारत से, और ये एक अलग देश के रूप में हमारे सामने आते हैं जिसका नाम है पाकिस्तान, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। फिर 1972 में हम देखते हैं ये पूर्वी हिस्सा अलग हो गया, और जो क्या है वो हमारे जो आयरन लेडी सही मायने में, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के योगदान से एक अलग देश ही बन गया नक्शे के ऊपर, ठीक है। हाँ, जिसका नाम था बांग्लादेश, जो आज हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। हाँ, तो फाइनली क्या होता है, 14 अगस्त इसको बनता है पाकिस्तान, ठीक है, और 15 अगस्त हमारा प्यारा देश भारत अंग्रेजों के चंगुल से फाइनली आजाद हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहां तक हमने चीजों को देख लिया है, ठीक है। अभी हम संविधान सभा के फैक्चुअल डेटा को पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया, समझ में आया, ओके। अब हम लोग करेंगे नहीं तो, नहीं ऐसा नहीं है, ये आपका सारा सोशल मीडिया का ज्ञान है, अभी इस पे बात करूंगी मैं।
मैंने आपको एक एक्ट करवाया था 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, याद है? उसमें मैंने आपको बताया था कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में लगभग 10% इंडियन पॉपुलेशन के पास क्या था? वोटिंग का राइट, ठीक है। और 37 में हमारे पास चुनाव हुए थे, उसमें टोटल हमारे पास 11 प्रांत थे, उसमें से कांग्रेस 5 पे क्या थी? बहुमत पे, और 2 में क्या थी? गठबंधन में। टोटल 7 स्टेट के अंदर कांग्रेस ने क्या बनाई थी? सरकार। ये अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो संविधान सभा थी उसके अंदर जो चुनाव होते हैं वो होते हैं राज्यों के अंदर जो विधान सभाएं होती हैं उनसे, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के आधार पर क्या होता है? संविधान सभा का निर्माण होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए संविधान सभा के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, है ना, वो डायरेक्ट हुए थे या इनडायरेक्ट हुए थे? इनडायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था, जो हमने चुने थे प्रतिनिधि राज्यों की विधानसभाओं के, उन्होंने फिर किनको चुना था? संविधान सभा के सदस्यों को, ठीक है, समझ गए? हाँ, तो सीमित चुनाव थे हमारे यहाँ पे, और इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, ठीक है। हाँ, एक मेंबर था आपका 10 लाख लोगों के ऊपर, ठीक है। एक आपका मेंबर था 10 लाख लोगों के ऊपर, समझ गए? तो संविधान सभा के अंदर जितने भी सदस्य थे वो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर चुन के आया था, ठीक है। अब इतना बड़ा देश है, सबको हम लोगों को शामिल करना है, सबको रिप्रेजेंटेटिव देना है, तो जनसंख्या के एक फिक्स हिस्से को बांट दिया गया, ठीक है। हाँ, अब 3 कैटेगरी बनाई गई, 3 कैटेगरी, ध्यान से सुनो। पहला तो है हमारे पास सामान्य, जनरल कैटेगरी, दूसरा है सिख, और तीसरा है मुस्लिम। चुनाव की 3 कैटेगरी बनाई गई, पहला है सामान्य, दूसरा है मुस्लिम, और तीसरा है सिख, ठीक है। अब इन दोनों को तो आप समझ गए होंगे, मुस्लिम जितनी सीटें हैं उन पे मुस्लिम मेंबर चुन के जाएंगे, सिख है वो सिख चुन के जाएंगे। बट ये जो हमारी जनरल कैटेगरी थी, सामान्य श्रेणी जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर आपका मुस्लिम और सिख छोड़ के बाकी सब शामिल थे, ठीक है, समझ गए? बाकी जो भी बच गया इन दोनों को छोड़ के वो सारा सामान्य श्रेणी के अंदर वो मेंबर हमारे चुन के आए, ठीक है। अब इफेक्ट चलेंगे और नोट करते जाओ, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बात करेंगे, आएंगे धीरे धीरे, इट्स ए लॉन्ग टॉपिक, है ना। हाँ, 15 महिलाएं थी, ठीक है। चलो तुमने नाम ले दिया तो मैं गिनवाई देती हूँ। 50 मेंबर हमारे पास कौन थे? वुमेन। 15 हमारे पास महिलाएं थी, और बड़ी ही उम्दा पर्सनैलिटी की महिलाएं थी, जिनके अंदर मैं आपको तीन चार फेमस नाम बताती हूँ। पहला तो है हमारा सुचेता कृपलानी, दूसरा है हमारा सरोजनी नायडू, तीसरा है हमारे पास हंसा मेहता, चौथा है हमारे पास क्या, हाँ, विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि यूएन के अंदर आपकी हाँ अध्यक्ष बनती है, पहली महिला। इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी हाँ मेजर पर्सनैलिटी रही है। एक आपका है देवयानी, हाँ, बहुत सारी हमारे पास महिलाएं हैं, बहुत ही मेजर पर्सनैलिटी थी। और इन 15 महिलाओं का एक थी हमारी राजकुमारी अमृत कौर, जो कि हमारी फर्स्ट इंडियन वुमेन होती है स्वास्थ्य मंत्री। अच्छा, इस टाइम अभी हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हाँ, वेरी गुड, यही मैं आपसे निकलवाना चाहती थी, ठीक है। हाँ, अब लेट हो, बच्चों ने क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। 15 महिलाएं थी हमारे पास। और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो आप में से बहुत कम बच्चों को पता होगा। अच्छा, आप लोग बताइए, संविधान सभा के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किस स्टेट से था? अभी मजा आएगा। हाँ, वेरी गुड। देखो, संयुक्त प्रांत जो है, अभी दूसरे नंबर पे बताओ।
संयुक्त प्रांत, यहां से हमारे सबसे ज्यादा मेंबर्स जो क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से चुन के आए थे। ठीक है, समझ गए। हाँ, दूसरे नंबर पर बताओ, बंगाल या मद्रास? श्योर हो? मैं श्योर हूं। हाँ, ठीक है, चलो। उसके बाद अब हम बात करते हैं संविधान सभा के अंदर सदस्यों की। ठीक है, वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, मेंबर्स के बारे में बता दिया। अब हम लिखते हैं टोटल मेंबर कितने थे। ठीक है, देखिए आपका 1946 के अंदर संविधान सभा की स्थापना होती है, चुनाव हमारा हो चुका है, टोटल हमारे पास मेंबर थे 389। इसमें हमारे पास 3 कैटेगरी है। अच्छा, एक बात और सुनो, यहाँ पे एक और टॉपिक आता है एडिशनल पढ़ने का। ठीक है, देशी रियासतों का विलय। ठीक है, वो करवाऊं आप लोगों को? देखिए बाकी तो सब हो गया था, बट 3 ऐसी चीजें थी जिन्होंने अड़ंगा उड़ाया। ठीक है, देखिए जिस टाइम भारत आजाद हुआ था, हमारे पास 565 के करीब देसी रियासतें थी। ठीक है, और उन देसी रियासतों में से बहुत सारी रियासतें अपनी मर्जी से इंडिया के साथ आके मिल गई। ठीक है, बट तीन चार ऐसी कुछ रियासतें थी जिनको हमें मिलाने में साम दाम दंड भेद सारे हथियार अपने हथकंडे अपनाने पड़ गए। ठीक है, हाँ, सबसे पहला तो है हमारा जूनागढ़। वेरी गुड। दूसरा है हमारे पास हैदराबाद। सबसे ज्यादा परेशानी इसी ने किया है, ऑपरेशन पोलो। वेरी गुड। तीसरा है हमारे पास जम्मू कश्मीर। ठीक है, हाँ, देखिए एक बीमारी होती है, उसका नाम होता है गैंग्रीन। पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनको बीमारी होती है। अभी गैंग्रीन क्या होती है, सुनो ध्यान से। कोई अगर आपको कांटा चुभ जाए जहरीला, तो फिर क्या होता है, बॉडी के अंदर फोड़े बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो लगातार बनते रहते हैं, फूटते रहते हैं। हालत ऐसी हो जाती है कि वो ना खत्म होने वाला जख्म बन जाता है, तो उस बीमारी को बोलते हैं गैंग्रीन। तो जम्मू कश्मीर का जो ये विवाद था, मसला था, ये भारत के लिए गैंग्रीन बन गया था। ठीक है, 2019 तक, समझ गए हम, कितना ही कुछ कर ले ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। समझ गए। तो सबसे जो ज्यादा लंबे समय तक जो प्रॉब्लम चली इंडिया के अंदर, वो थी जम्मू और कश्मीर का इशू। ठीक है, हालांकि आज भी इशू पूरा सोल्व नहीं हुआ है, लेकिन 95% हो गया है। ठीक है, हाँ, तो जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ? जनमत संग्रह से। बिल्कुल, ये तो हमारे पास इजीली आ गया था। दूसरा हैदराबाद। हैदराबाद को हमने लिया सैनिक कार्रवाई के माध्यम से। ठीक है, सैनिक कार्रवाई हमने की, ऑपरेशन पोलो हुआ। और आप सब जानते हो हैदराबाद का निजाम कितना ज्यादा, है ना, कट्टर किस्म का शासक था, जनता से उसको कोई मतलब नहीं था। अब ये इतना ज्यादा बेवकूफ बंदा था, ध्यान से सुनो, हैदराबाद कहाँ है? इंडिया के बिल्कुल बीच में। ये बंदा चाहता था कि हैदराबाद पाकिस्तान में मिल जाए। अब एक बात बताओ, कौन सा ऐसा देश होगा इतना बेवकूफ कि अपने देश के बीचों बीच से रास्ता चीर के और किसी दूसरे दुश्मन देश के जो क्या वो टेरिटरी को जगह देगा। ठीक है, मतलब उसको पता है कि मैं चारों तरफ से भारत के अंदर घिरा हुआ हूँ और बिल्कुल मिडल में हूँ, बीच में हूँ। उसके बाद भी जो आपके हैदराबाद के निजाम के सपने क्या थे? पाकिस्तान के साथ मिलने की। ठीक है, तो हैदराबाद के निजाम ने क्या किया, अपने एरिया के अंदर वो भेज दिए रजाकार, जो उस निजाम के बंदे थे, और उन्होंने क्या किया, बड़ी लूटपाट मचाई, बहुत सारे अपने लोगों को मार दिया। ठीक है, फाइनली फिर सरदार पटेल गए अपनी आर्मी लेके और वहां पे ऑपरेशन पोलो किया। ठीक है, और 1948 के अंदर, ठीक है, जाके फिर क्या हुआ, हैदराबाद को हमने क्या किया, भारत के अंदर मिला लिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर को आप सब जानते हो, 1948 के अंदर वो जो राजा हरि सिंह थे। ठीक है, अब राजा हरि सिंह कौन थे? सुनो ध्यान से।
राजा हरि सिंह बहुत ही लग्जरी पसंद आदमी थे। लग्जरी पसंद आदमी मतलब विलासिता जिसको बोलते हैं, खाया पिया, ठीक है, और भोग विलास में रहते थे। उनको ज्यादा से टेंशन नहीं थी, ना तो पाकिस्तान की ना भारत की, ठीक है। और जब उनको लगा कि जम्मू कश्मीर के ऊपर फाइनली अटैक हो गया है पाकिस्तान की तरफ से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कबीलाई आक्रमण, तो वो भागे मदद के लिए। कहाँ भागे? भारत की तरफ। और उन्होंने कहा सरदार पटेल से कि साहब ऐसा करो, आप एक बार हमको बस बचा लो इस संकट से, उसके बाद जो है आप जो कहोगे हम कर देंगे। तो फिर पाकिस्तान के आक्रमण के डर से हरि सिंह ने क्या किया, अपने हाथ उठा दिए, ठीक है। हरि सिंह कोई सीरियस लीडर नहीं था, ऐसा माना जाता है इतिहास के अंदर। तो फिर क्या हुआ, विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर होते हैं, समझ गए। और साथ में एक मांग और थी, वो ये थी कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगी, तो क्या किया जाएगा, एक रेफरेंडम, जिसको हम बोलते हैं जनमत संग्रह। लेकिन शर्त ये थी, जनमत संग्रह तभी करवाया जाएगा तब क्या होगा, कंडीशन सारी ठीक होंगी, नॉर्मल होंगी। बट आप सब जानते हो कंडीशन नॉर्मल रही कहाँ है, शांति कब रही है? 1948 से जम्मू कश्मीर के अंदर तो अशांति शांति है। और उसमें ये था विलय पत्र के ऊपर कि अगर कंडीशन शांत रहती, सब कुछ सही रहता है, तो हम क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर की जनता से ही पूछ लेंगे भाई कि आपको कहाँ मिलना है, ठीक है। बट शांति कभी हुई नहीं, जनमत संग्रह कभी हुआ ही नहीं। और इसी पॉइंट को जो इशू बना के पाकिस्तान बार बार कहता आया है, जहां भी गया, अमेरिका के पास गया, अमेरिका का तो बहुत टाइम तक क्या रहा है, पेट, पेट समझते हो, हाँ। तो फिर जहां गया, आपका यूएन में गया, यही मांग उठाई, जनमत संग्रह क्यों नहीं करवा रहे, जनमत संग्रह क्यों नहीं करवा रहे। फिर इंडिया ने कहा कि करवाएं कैसे, सेनाएं खड़ी हैं दोनों बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो ये था देसी रियासतों के विलय का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। हाँ, 565 के आसपास हमारे यहाँ पे क्या थी, देसी रियासतें, ठीक है। और उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया, मिलाया। अच्छा एक बात बताओ, एक हमारे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं, वो कौन है? आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? ठीक है, तो इस टॉपिक को पूरा करो मैडम, यहीं पे चलती रहूं, ठीक है। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, सरदार पटेल क्या थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। देखो इतिहास के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमको 2-3 बंदे ऐसे देखने को मिलते हैं जो उप प्रधानमंत्री रहे। पहला तो हमारे पटेल जी, ठीक है, हाँ। दूसरा हमारे पास आपका मोरारजी देसाई, तीसरा हमारे पास लाल कृष्ण आडवाणी, चौथा हमारे पास आपने क्या नाम लिया, हाँ, चौधरी देवीलाल जी। 3-4 बंदे रहते हैं जो उप प्रधानमंत्री रहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको और बता दूं, भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री नाम का कोई पद मेंशन नहीं है। उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ये 2 ऐसे पद हैं जो राजनीतिक समीकरणों की वजह से बनाए जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं तो अपने स्टेट में ऐसा होता है 3 उप मुख्यमंत्री, हाँ। अब बिहार के अंदर अभी नए नए बने हैं 2 उप मुख्यमंत्री। हालांकि वो क्या होता है, राजनीति के अंदर आपको हर चीज को बैलेंस करना पड़ता है, साधना पड़ता है, साधने का नाम ही राजनीति। तो वो जो पद होती है, वो जो पोस्ट होती है, अपने हरियाणा में देखा है आपने, दुष्यंत जी थे, हाँ। तो उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री नाम का कोई आर्टिकल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। राजनीतिक समीकरणों की वजह से ये पद बनाए जाते हैं टाइम टू टाइम पे, ठीक है। हाँ, तो इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं, ठीक है। नोट करो, पानी पी लो इतने। पांच मिनट का आप लोगों का ब्रेक है, 5 मिनट के बाद हम मिलेंगे, ठीक है, फटाफट से, ठीक है, ओके।
ठीक है, कोई बता दीजिए आपकी क्लास खाली हो गई।